दोस्तों, सबसे पहले मैं गोविंद माली आप सभी का मेरे यूट्यूब स्टोरी में स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी के माध्यम से मैं आपको फोर्थ ग्रेड का जो ऑनलाइन डीवी एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें आपके द्वारा बार बार कमेंट की जा रही है कि क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है क्वालिफिकेशन डिटेल्स का, उसमें आपको कहां तक क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको फिलअप करनी है। इसी के साथ में आपका जो दिमाग में एप्लीकेंट चेक लिस्ट से संबंधित आपका जो एप्लीकेशन चेक लिस्ट से संबंधित जो कंफ्यूजन है, जिसमें आपको ये जो शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जो पॉइंट है वो आपको कैसे सेलेक्ट करने हैं। इसी के साथ में जो क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट है, जो आपके द्वारा क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट है उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जारी क्रमांक कौन से फिलअप करने हैं, संलग्न संख्या कौन सी लिखनी है। इसी के साथ में आपको जो पीडीएफ फाइल अपलोड करनी है वो कितनी केबी में करनी है, यानी कि आपका जो क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट से संबंधित जो कंफ्यूजन है वो भी आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूर करने जा रहा हूँ। इसी के साथ में आपका जो लास्ट फॉर्म है अटेस्टेशन का, वो आपको कैसे फिलअप करना है वो भी आज इस वीडियो के माध्यम से आपका जो भी कंफ्यूजन है वो आपको दूर करने जा रहा हूं। तो जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, और आपके दिमाग में किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन से संबंधित बात है तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लेते हैं, उसके बाद में बेसिक डिटेल्स फिलअप कर लेते हैं, तो उसका बाद का जो नेक्स्ट स्टेप रहता है वो क्वालिफिकेशन डिटेल्स का रहता है। यानी कि आप बेसिक डिटेल्स फिलअप कर लेते हैं और बेसिक डिटेल्स फिलअप करने के बाद में नेक्स्ट पर आप क्लिक कर लेते हैं, तो आपके सामने आपका जो नेक्स्ट स्टेप रहता है वो क्वालिफिकेशन डिटेल्स का रहता है। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। आपके द्वारा ऑलरेडी जो पहले से एप्लीकेशन फॉर्म में भरा हुआ है, इसमें जो शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जो डिटेल्स है वो फिलअप करनी होती है। यानी कि आपके ऑलरेडी पहले से ब्लैंक आ रहा है, तो यदि आपका जो क्वालिफिकेशन है ये 10वीं पास का था तो 10वीं पास यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर ऑलरेडी पहले से फिलअप हो गया होगा। उसके बाद आप हायर सेकेंडरी यानी कि 10वीं के बाद में 12वीं भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। 12वीं को फिलअप करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यदि किसी के क्लिक करने का ऑप्शन आ रहा है और किसी के नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना, ठीक है। जिनके क्लिक करने का ऑप्शन आ रहा है तो वो फिलअप कर सकता है, नहीं आ रहा है तो आपको 10वीं तक ही फिलअप करना है, ठीक है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में केवल आपको 10वीं फिलअप करना जरूरी है। यदि आपके क्लिक करने का ऑप्शन आ रहा है तो आप 12वीं फिलअप कर सकते हैं, इसके अलावा आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं रहेगी। उसके बाद में आपका जो एप्लीकेंट चेक लिस्ट है, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं ये आपका कहाँ पे कंफ्यूजन भरा जो पेज है वो आपके सामने आ जाता है। तो सबसे पहले अभ्यर्थी की संक्षिप्त चेक लिस्ट, यहाँ पर अभ्यर्थी की सबसे पहला पॉइंट है अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता के सर्वथा अनुरूप है या उससे भिन्न है किंतु समकक्ष है। तो आपका जो शैक्षणिक योग्यता है वो विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता के सर्वथा अनुरूप है, यानी कि ये बढ़ती 10वीं पास है और ये आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 10वीं पास है, तो आपको सर्वथा अनुरूप यानी कि आपको सर्वथा अनुरूप ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा वाला जो पॉइंट है, अभ्यर्थी ने आवेदन की अंतिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर ली थी या उसके बाद प्राप्त की है। यानी कि आपने जो 10वीं पास है वो आप जो एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट होती है उस डेट तक आपने प्राप्त कर लिए, यानी कि आपका जो 10वीं का क्लास का बोर्ड का रिजल्ट है वो आपके आवेदन की अंतिम तिथि से पहले आ गया था या नहीं आ गया था। तो अधिकतर जो 10वीं का बोर्ड का रिजल्ट है वो आपके आवेदन से पहले ही आ गया होगा, यानी कि आपके जो आवेदन एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट होती है उस डेट तक आपने 10वीं पास कर ली थी तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यदि नहीं की थी तो आवेदन की अंतिम तिथि के बाद, ठीक है। यानी कि आवेदन की अंतिम तिथि से पहले प्राप्त की है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन, और आवेदन के बाद प्राप्त की है तो सेकंड वाला ऑप्शन, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद में जो तीसरा वाला ऑप्शन है सी का, यदि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्णता प्राप्त नहीं की गई थी तो क्या अभ्यर्थी आवेदन की तिथि तक उस परीक्षा के
अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम की परीक्षा में सम्मिलित हो गया था। तो दोस्तों यहाँ पर ये पढ़ने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन ये आप नहीं भरेंगे तो ये ऑप्शन सेव नहीं होगा, इसलिए आपको अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम की परीक्षा में सम्मिलित फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, यानी कि आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जैसे ही आप खाली छोड़ देंगे तो आपका ये पेज सेव नहीं होगा, इसलिए इसमें से जो बेस्ट ऑप्शन है वो है अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम की परीक्षा में सम्मिलित हो गया था, पहले से ही सम्मिलित हो गया था। अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम की परीक्षा में सम्मिलित नहीं है, यह ऑप्शन गलत है। ठीक है, इसलिए आपको ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है इस लाइन के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद में डी वाला जो ऑप्शन है, क्या अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता आयोग की परीक्षा की तिथि तक उत्तीर्ण कर ली गई थी, परीक्षा की तिथि तक उत्तीर्ण कर ली गई थी या परीक्षा की तिथि तक उत्तीर्ण नहीं किए, यानी कि आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है 10वीं पास जो योग्यता है वो आप जो आयोग की जो चतुर्थ श्रेणी की जो एग्जाम है उससे पहले परीक्षा की तिथि तक जो एग्जाम डेट है उस वहां तक आपने 10वीं पास कर ली थी, उस डेट तक आपने जो 10वीं बोर्ड है वो आपने उत्तीर्ण कर ली थी। यदि उत्तीर्ण कर ली थी तो फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं की थी तो सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, उसके बाद में केवल साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू से संबंधित है, ये फिलअप करने की जरूरत नहीं रहेगी। इसमें आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप रहता है वो श्रेणी का रहता है। तो फर्स्ट ऑप्शन से अभ्यर्थी आवेदन व प्रवेश पत्र पर अंकित अपनी श्रेणी में ही या उससे भिन्न श्रेणी में है। क्या आपका जो श्रेणी है वो आवेदन पत्र और जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें जो भी आपकी कैटेगरी है वो दोनों में जो कैटेगरी है वो सेम ही है या नहीं है। आपके एप्लीकेशन फॉर्म और आपके एडमिट कार्ड में जो कैटेगरी है, जैसे कि आपके आवेदन फॉर्म में ओबीसी है और आपके एडमिट कार्ड में कौन सी कैटेगरी अंकित है, ओबीसी है, तो आपको उसी श्रेणी को सेलेक्ट करना होगा, उसी श्रेणी में। ठीक है, उसके बाद में यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है तो क्या वह आवेदन की तिथि से पूर्व अपनी आरक्षित श्रेणी में आ गया था या उसके बाद में आया था, वो आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, यानी कि आप आरक्षित श्रेणी से है तो आपका जो आवेदन की तिथि से पूर्व आप आरक्षित श्रेणी में आ गए थे या उसके बाद सम्मिलित हुआ था, तो आवेदन की तिथि तक से पूर्व यानी कि आवेदन करने से तिथि से पूर्व। ठीक है, उसके बाद में यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है तो क्या उसने राजस्थान का मूल निवासी होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर ऑलरेडी स्पष्ट बताया गया है कि यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है तो क्या आवेदन की तिथि से पूर्व अपनी आरक्षित श्रेणी में आ गया था, यदि कि आपने सर्टिफिकेट पहले से बना रखा था, आवेदन करने से पहले बना रखा था, तो आपको आवेदन की तिथि से पूर्व यानी कि जो अंतिम डेट होती है, फॉर्म भरने की अंतिम डेट होती है, उससे पहले आपने आरक्षित श्रेणी का प्रमाण पत्र बना लिया था, तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। यदि आवेदन करने के बाद में आपने जो आरक्षित श्रेणी का प्रमाण पत्र बनाया है तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है तो क्या उसने राजस्थान का मूल निवासी होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, नहीं किया है तो सेकंड वाला ऑप्शन से सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में यहाँ पर जो डी वाला ऑप्शन है वो टीएसपी एरिया से संबंधित है, केवल टीएसपी क्षेत्र की भर्ती हेतु लागू होगा। यदि आप टीएसपी से है तो आपको हाँ फिलअप करना है, नहीं तो नो। उसके बाद में यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है किंतु उसका जन्म राज्य से बाहर हुआ है तो क्या उसने अपने मूल राज्य में उसी आरक्षित श्रेणी में होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया है। यदि आप आरक्षित श्रेणी का है, आप आरक्षित श्रेणी से संबंधित कैंडिडेट है और आपका जन्म राज्य से बाहर हुआ है तो क्या आपने मूल राज्य में उसी श्रेणी आरक्षित श्रेणी में साक्ष्य प्रस्तुत किया है, हाँ नहीं तो नो। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप रहता है वो अनुभव का रहता है। यदि आपने अनुभव पहले फिलअप किया था तो आपको फिलअप करना जरूरी है, नहीं तो जरूरी नहीं है, खाली छोड़ देना। ठीक है, उसके बाद में आयु, अभ्यर्थी की विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु क्या थी,
1/1/2026 की जो आपकी उम्र थी वो यहाँ पर फिलअप करनी है। उसके बाद में विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित तिथि को आयु सीमा आपकी इस प्रति के अनुसार जो न्यूनतम उम्र होनी चाहिए थी वो 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष, ठीक है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट स्टेप रहता है वो रहता है अधिकतम आयु सीमा में जो विशिष्ट श्रेणी वर्गों के लिए जो छूट है उससे संबंधित है। यदि आपकी उम्र 40 से ऊपर है और आपने छूट के लिए आवेदन किया हुआ है, आपने छूट के अनुरूप आरक्षित श्रेणी के अनुरूप आपने छूट ली गई है, तो आपके अपनी जो कैटेगरी के हिसाब से जो छूट ली है वो आपको टिक करना है। यदि आप 40 के अंदर है तो टिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप आरक्षित श्रेणी के है और आपकी उम्र 40 से ऊपर है तो यहाँ पर आपका जो भी कैटेगरी है उससे रिलेटेड जो छूट है उसे सेलेक्ट करना होगा, नहीं तो फिलअप करने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। उसके बाद में जैसे आप अपने आयु सीमा में छूट ले लेते हैं तो उसके बाद में आपको क्या करना होगा, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपका जो कंफ्यूजन है वो क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करने से संबंधित है, तो आपका जो कंफ्यूजन है वो आसान शब्दों में दूर होने जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर संलग्न सूची, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है संलग्न अभिलेख विवरण, यहाँ पर रंगीन मूल प्रति। सबसे पहले यह ध्यान में रखना जरूरी है कि यहाँ पर रंगीन मूल प्रति यानी कि आपको ओरिजिनल रंगीन अपलोड करना जरूरी है। पहले मैं बता दूं कि पहले के टाइम में आपको सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते थे, लेकिन इस डीवी एप्लीकेशन फॉर्म में 4th ग्रेड की डीवी एप्लीकेशन फॉर्म में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट वाला ऑप्शन से उपाधि प्रमाण पत्र, मैट्रिक, हाई स्कूल और सेकेंडरी, यहाँ पर आपको 10वीं का रिकॉर्ड से संबंधित जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना होगा। यदि आपके पास मार्कशीट है और मार्कशीट के अलावा यदि कोई किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र है सेकेंडरी का, तो वो भी आपको इसी के साथ में अपलोड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जारी क्रमांक, आपके यदि आपके पास मार्कशीट है 10वीं की तो उसके जारी क्रमांक यहाँ पर फिलअप कर लीजिए, और जो जारी डेट है, रिजल्ट डेट है, वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। उसके बाद में संलग्न संख्या में आपको यह ध्यान में रखना जरूरी है कि आपके पीडीएफ फाइल में कितने पेज है, यानी कि आप मार्कशीट के फर्स्ट पेज और सेकंड पेज, जो फ्रंट पेज और जो बैक साइड का पेज है वो स्कैन करके डालते हैं तो आपको 2 लिखना होगा, नहीं तो आप फर्स्ट यानी कि आप फ्रंट पेज ही अपलोड करते हैं तो आपको संलग्न संख्या 1। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आपको फ्रंट पेज और बैक साइड का जो पेज है वो दोनों स्कैन करने हैं। इसी के साथ में आपके पीडीएफ फाइल में कितने पेज हो गए, फ्रंट का और बैक साइड का, तो 2 हो गए, तो यहाँ पर 2 लिखना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर 2 लिखना होगा। उसी के साथ में दूसरा वाला जो ऑप्शन है सीनियर सेकेंडरी से संबंधित, यानी कि सीनियर सेकेंडरी की जो मार्कशीट है इसके साथ साथ में यदि किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र है 12वीं के साथ में जो भी प्रमाण पत्र है यदि है तो संलग्न करना है, नहीं तो आप 12वीं की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर लीजिए, जिसमें 12वीं के सीरियल नंबर, क्रमांक नंबर, जारी क्रमांक नंबर यहाँ पर फिलअप कर लीजिए, जारी डेट यानी कि जो रिजल्ट डेट है वो फिलअप कर लीजिए। उसके बाद में संलग्न संख्या में आपको फ्रंट पेज और बैक का जो पेज होता है दोनों स्कैन करते हैं, दोनों आपको अपलोड करने हैं, इसलिए यहाँ पर भी आपको 2 फिलअप करना है, ठीक है। 2 यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। उसके बाद में आपकी पीडीएफ फाइल में 2 पेज हो गए, यानी कि एक तो फ्रंट का और एक बैक साइड का। उसके बाद में तीसरा वाला जो ऑप्शन है उपाधि का प्रमाण पत्र, स्नातक, बीए, बीकॉम, बीएससी का, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर आपको मार्कशीट के साथ साथ में आपकी जो डिग्री है यदि आपके पास अभी मौजूद है तो आप अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो आपको 3 सालों की जो मार्कशीट है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की, वो 3 सालों की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर लीजिए। यदि आपके पास डिग्री है तो अपलोड कर लीजिए साथ में, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर यदि आपके पास बीए, बीकॉम, बीएससी की डिग्री है तो डिग्री भी आपको साथ में अपलोड करनी है, यदि नहीं है तो आपको 3 सालों की मार्कशीट अपलोड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जारी क्रमांक, यदि आपके पास डिग्री है तो डिग्री के जारी क्रमांक फिलअप कर लीजिए, डिग्री नहीं है तो लास्ट ईयर की जो मार्कशीट होती है बीए, बीकॉम, बीएससी फाइनल ईयर की, उसके जो जारी क्रमांक है वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए, और उसके बाद में जो लास्ट ईयर का रिजल्ट डेट है वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। और उसके बाद में आपके
एक फाइल में 3 पेज हो गए, फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, सेकंड ईयर की मार्कशीट और थर्ड ईयर की। तो यहाँ पर 3 फिलअप कर लीजिए, यानी कि आपको संलग्न संख्या 3 लिखना होगा। कितने पेज आपके है पीडीएफ फाइल में, ठीक है, वो यहाँ पर संख्या आपको दर्शानी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो MA, MCOM, MSc यदि आपके पास है तो आपको अपलोड करना है। उसके बाद में जो 500 वाला ऑप्शन है वो चरित्र प्रमाण पत्र से संबंधित है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जिस ऑप्शन के ऊपर स्टार लगा हुआ होगा वो अपलोड करना जरूरी है। जैसे कि आप देख सकते हैं अटेस्टेशन फॉर्म पर जो स्टार लगा हुआ है वो अपलोड करना जरूरी है। इसलिए आपको चरित्र प्रमाण पत्र क्रम संख्या 5 में चरित्र प्रमाण पत्र अपलोड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो राजपत्र अधिकारी द्वारा जो 2 चरित्र प्रमाण पत्र है वो ऑलरेडी आपको आगे अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में 7 वाला ऑप्शन से NOC से संबंधित है। यदि आप पहले से कार्यरत है और आपके पास NOC है, आपके जो भी जिस भी डिपार्टमेंट से आपके पास NOC है वो यहाँ पर अपलोड करनी होगी। यदि आप पहले से किसी भी डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं तो वहाँ की NOC लानी जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में 7वां जो ऑप्शन है मूल निवासी प्रमाण पत्र, तो यहाँ पर मूल निवासी प्रमाण पत्र अपलोड कर लीजिए, क्योंकि पहले से सभी के बना हुआ है। यहाँ पर आपको जारी क्रमांक, यहाँ पर आपको यह ध्यान में रखना जरूरी है कि जारी क्रमांक और टोकन नंबर अलग होते हैं, इसलिए जारी क्रमांक आपको आपके जो ऊपर लिखा हुआ होता है जारी क्रमांक वो फिलअप करना है। उसके बाद में जारी डेट फिलअप कर लीजिए। उसके बाद में आपके पीडीएफ फाइल में कितने डॉक्यूमेंट है, यानी कि मूल निवास की एक ही प्रति होती है तो एक संख्या फिलअप कर लीजिए और उसके बाद में मूल निवास प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र, यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र के जारी क्रमांक है वो फिलअप कर लीजिए और जो जारी हुआ है वो डेट फिलअप कर लीजिए और संलग्न संख्या आपके अंदर। मैं आपको बता दूं कि यदि आप शपथ पत्र, आपका जाति प्रमाण पत्र एक्सपायर हो गया है और एक्सपायर होने के साथ में जो आपका शपथ पत्र है वो आपने अटेस्ट किया है, तो आपके पीडीएफ फाइल में 2 पेज हो गए, एक तो जाति प्रमाण पत्र और एक शपथ पत्र हो गया, तो 2 फिलअप कर सकते हैं। लेकिन शपथ पत्र में आपको बता दूं कि जाति प्रमाण पत्र या आरक्षित श्रेणी का शपथ पत्र आप अलग से भी आपको ऑप्शंस मिलेगा जिसमें आप अपना शपथ पत्र अपलोड कर सकते हैं। इसमें भी कर सकते हैं और उसमें भी आप शपथ पत्र अपलोड करना होगा, ठीक है। उसके बाद में अटेस्टेशन फॉर्म, यहाँ पर अटेस्टेशन फॉर्म में जो जारी क्रमांक है वो आप अपने रोल नंबर फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, आप अपने रोल नंबर भी फिलअप कर सकते हैं। जो आपके 4th ग्रेड के जो रोल नंबर है वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। उसके बाद में जारी डेट, जिस दिन आप अपना अटेस्टेशन फॉर्म फिलअप करते हैं, आज की डेट में ही करते हैं तो आज की डेट फिलअप कर लीजिए। उसके बाद में आपके अटेस्टेशन फॉर्म में कितने पेज है, 2 पेज का होता है तो 2 नंबर फिलअप कर लीजिए और उसके बाद में आप अपना फॉर्म अपलोड कर लीजिए। उसके बाद में 9वां स्टेप पूरा हो जाने के बाद में 10वां स्टेप है 2.5 लाख का आय प्रमाण पत्र। यदि आपके परिवार की आय 2.5 लाख के अंदर है तो यहाँ पर फिलअप करना जरूरी है। यदि 2.5 लाख से ऊपर की है तो यहाँ पर अपलोड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जारी क्रमांक में आपको अपना जो नोटरी, आप जैसे ही अपना जाति जो आय प्रमाण पत्र है वो तैयार कर लेते हैं 4 पेज वाला, उसमें जो नोटरी के क्रमांक होते हैं, जारी क्रमांक होते हैं, वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। और उसके बाद में किस दिन जारी हुआ है आय प्रमाण पत्र, नोटरी से कब वेरीफाई करवाया है वो फिलअप कर लीजिए। उसके बाद में आपके पीडीएफ फाइल में कितने पेज है आय प्रमाण पत्र के, 4 पेज का है या 2 पेज का है, वो यहाँ पर संख्या फिलअप कर लीजिए। उसके बाद में यदि आप डिप्लोमा धारक है तो यहाँ पर प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, नहीं है तो फिलअप करने की जरूरत नहीं रहेगी। यदि आप स्पोर्ट्स पर्सन से संबंधित कैंडिडेट है तो स्पोर्ट्स पर्सन से संबंधित जो सर्टिफिकेट से संबंधित डिटेल्स है वो यहाँ पर अपलोड करनी होगी। उसके बाद में हस्तलिखित, यहाँ पर हस्तलिखित जो आपके OTR के टाइम में जो आप हस्तलिखित आप तैयार करते हैं वो आपको अभी फिलहाल नए रूप में आपको लिखना होगा, जो आपने लिख करके पहले से तैयार रखा होगा, जो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। जो आप OTR के टाइम में हस्तलिखित आपने लिखा होगा, उस दिमाग में रिमाइंड हो गया होगा कि आपने OTR करते समय में एक शपथ पत्र लिखा था, उसी तरह आपको एक शपथ पत्र है, अभी फिलहाल नया शपथ पत्र आपने लिखा भी होगा, वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। उसमें जारी क्रमांक आप 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि उस पर जारी क्रमांक आपके हस्तलिखित जारी क्रमांक में आप 1 भी लिख सकते हैं, अपना जो रोल नंबर है वो भी फिलअप कर सकते हैं। तो बेस्ट आइडिया है, यहाँ पर आपके जारी क्रमांक में आप अपना रोल नंबर फिलअप कर लीजिए। उसके बाद में
हस्तलिखित जो फाइल है वो कितने पेज की है, 1 पेज की है, तो 1 पेज फिलअप कर लीजिए। उसके बाद में शपथ पत्र, यहाँ पर शपथ पत्र जो सामान्य शपथ पत्र है 50 वाला जो स्टैम्प पेपर पर आपने बनवाया होगा वो यहाँ पर फिलअप करना होगा। यानी कि आपका जो एफिडेविट है स्टैम्प पेपर वाला जो 50 वाला वो यहाँ पर फिलअप करना होगा शपथ पत्र, जिसमें आपका जारी क्रमांक, आपके जो स्टैम्प पेपर के जारी क्रमांक होते हैं वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए और किस दिन आपको जारी किया गया है वो डेट फिलअप कर लीजिए। और आपके स्टैम्प पेपर के 2 पेज होते हैं, एक तो फ्रंट पर एक फ्रंट पेज और एक जो बैक साइड का पेज होता है वो, यानी कि टोटल 2 पेज हो गए। तो 2 पेज यहाँ पर 2 संख्या लिख दीजिए और दोनों पेजों की PDF फाइल है वो यहाँ पर अपलोड कर लीजिए। उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र से संबंधित, यानी कि आपके EWS OBC MBC से संबंधित जो शपथ पत्र है, आपका जाति प्रमाण पत्र या EWS सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया था और उससे रिलेटेड आपने शपथ पत्र तैयार करवाया है तो वो यहाँ पर अपलोड करना होगा। जो आपका जो जाति शपथ पत्र से संबंधित जो क्रमांक है वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। यदि नहीं है तो आप अपना रोल नंबर फिलअप कर लीजिए, जो भी आपके रोल नंबर है वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। और उसके बाद में आपने किस दिन आपने जो राजपत्र अधिकारी है या नोटरी से वेरीफाई करवाया है वो डेट फिलअप कर लीजिए। उसके बाद में संलग्न संख्या, कितने पेजों का शपथ पत्र है, वो आपके PDF फाइल में कितने पेज हैं, 2 है तो 2, 1 है तो 1, ठीक है। 15वां नंबर पर आपने 15वां नंबर फिलअप करने के बाद आपके सामने जो 16वां नंबर है बच्चों का घोषणा से संबंधित है। आपका जो बच्चों का घोषणा से संबंधित जो प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर अपलोड कर लीजिए। जिसके ऊपर जारी क्रमांक नहीं है तो यहाँ पर आप अपना रोल नंबर भी फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में दहेज धूम्रपान से संबंधित जो शपथ पत्र है वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। राजपत्र अधिकारी द्वारा 2 अलग अलग चरित्र प्रमाण पत्र जो आपको एक PDF फाइल में स्कैन करने, ठीक है। जो राजपत्र अधिकारी द्वारा 2 अलग अलग राजपत्र अधिकारी द्वारा आपने बनाया था वो यहाँ पर अपलोड करना है। जारी क्रमांक में आप अपना रोल नंबर भी फिलअप कर सकते हैं और किस दिन आपने राजपत्र अधिकारी द्वारा साइन करवाए थे वो डेट यहाँ पर फिलअप करनी है, ठीक है। उसके बाद में अंतिम संस्थान द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र, मान लीजिए कि आपने अंतिम ग्रेजुएशन किया है और ग्रेजुएशन का जो चरित्र प्रमाण पत्र होता है वो यहाँ पर अपलोड करना होगा। यदि आपने 12वीं अंतिम परीक्षा 12वीं उत्तीर्ण की है और 12वीं से आपको चरित्र प्रमाण पत्र मिला है तो वो यहाँ पर अपलोड कर लीजिए। जो आपके अंतिम संस्था है, स्कूल है या कॉलेज है जहाँ से आपको चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है वो यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसके बाद में धोखाधड़ी घोषणा शपथ पत्र, यहाँ पर स्टार लगा हुआ नहीं है तो आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह आप अपना जो डॉक्यूमेंट से संबंधित जो डिटेल्स है वो अपलोड कर सकते हैं। आयु में छूट से संबंधित प्रमाण पत्र, आयु में छूट से संबंधित, यदि आपकी उम्र 40 से ऊपर है तो आपका जो भी कैटेगरी प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसके बाद जैसे आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं तो सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा और जैसे आप सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप रहता है, लास्ट स्टेप रहता है वो एटेस्टेशन फॉर्म का रहता है, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है परमानेंट एड्रेस, यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर यदि आप किसी अन्य देश में, बांग्लादेश या पाकिस्तान से संबंधित, रेसिडेंट से संबंधित, आप अदर कंट्री से संबंधित, माइग्रेट है, प्रवास से संबंधित है तो यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा, नहीं तो फिलअप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यदि आप प्रवास से संबंधित निवासी कैंडिडेट है तो यहाँ पर फिलअप करना होगा, नहीं तो फिलअप करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको आपका ये ऐसी डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करनी है जो आप 1 वर्ष से ज्यादा आप किसी अन्य देश में 21 वर्ष के बाद में आप रह रहे हैं, 21 वर्ष के बाद में आप 1 वर्ष से ज्यादा दूसरे देश में आप रह रहे हैं तो यहाँ पर फिलअप करना है, नहीं तो फिलअप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यदि कि आप 1 वर्ष से ज्यादा किसी अन्य देश में यदि रह रहे हैं तो यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, यहाँ पर फैमिली डिटेल्स जिसमें आपका फादर का नाम, आपका नेशनलिटी फादर की जो भी है, बर्थ पैलेस फादर का, जो भी आपका फादर का जो व्यापार है वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, परमानेंट पोस्टल एड्रेस जो भी है, यानी कि आपके फादर की डिटेल्स फिलअप कर लीजिए, मदर की डिटेल्स फिलअप कर लीजिए। वाइफ, यदि आप विवाहित स्थिति से संबंधित है तो वाइफ या हस्बैंड की डिटेल्स फिलअप कर लीजिए। आपके ब्रदर सिस्टर जो भी है, जितनी भी फैमिली डिटेल्स के उनकी डिटेल्स यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। उसके बाद में information to be furnished about son and daughter in case the are studying living in the a foreign country, यानी कि आप विवाहित स्थिति में होने के बाद आपके बच्चा या बच्ची कहीं अन्य फॉरेन कंट्री में
यदि रह रहे हैं या स्टडी यानी कि पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके संबंध में आपको डिटेल्स शो करनी होगी। यदि नहीं पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर फिलअप करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में आपका जो ऑन डिटेल्स है, आपका आधार ID, आपकी नेशनलिटी, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी प्रेजेंट एज ऑन एविडेंस नॉर्म एज एट मैट्रिकल्स, यानी कि आपकी जो उम्र है वो विज्ञापन के समय आपकी जो उम्र है वो, और आपकी जो 10वीं क्लास तक आपकी जो उम्र है वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। उसके बाद में बर्थ पैलेस, यहाँ पर आपका बर्थ पैलेस, यहाँ पर डोमिसाइल डिटेल्स फिलअप कर लीजिए। उसके बाद में आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शोइंग पैलेस एजुकेशन ईयर्स इन द स्कूल इन द कॉलेज इन सेंस 15 ईयर्स ऑफ एज, आपके यहाँ 10वीं का रिकॉर्ड, 12वीं का रिकॉर्ड, जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। इसमें आपका नेम ऑफ द स्कूल कॉलेज, 10वीं का जो स्कूल्स हैं उसका नाम फिलअप कर लीजिए, उसका एड्रेस फिलअप कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट फिलअप कर लीजिए, पिन कोड फिलअप कर लीजिए, डेट ऑफ एंट्रिंग यानी कि आपने 10वीं में कब एडमिशन लिया था वो फिलअप कर लीजिए, डेट ऑफ लिविंग आपने 10वीं कब पूरी हुई है वो डेट फिलअप कर लीजिए, और एग्जामिनेशन पासेस, यहाँ पर आपका जो भी एग्जामिनेशन पासेस है जैसे कि 10वीं, ठीक है, उसके बाद में 12वीं का डिटेल्स फिलअप कर लीजिए। इस पेज पर आपको क्या फिलअप करना है, आपके विरुद्ध किसी भी प्रकार का केस है या आपको अरेस्ट किया गया है तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। नहीं तो यदि आपके खिलाफ किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है तो आपको यहाँ पर सभी ऑप्शन है वो नो कर लेना है। यदि लाई गई है तो आपको यह ऑप्शन से सेलेक्ट करना होगा। जो भी आपके लागू होता है वो यहाँ पर आप जो भी ऑप्शन है उसे आप यस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप जैसे ही ये फिलअप कर लेते हैं तो उसके बाद आपको 2 पर्सन्स का नाम लिखना होगा। जो भी आपके 2 पर्सन्स हैं उनके नाम फिलअप कर लीजिए, जो आपके रिलेटेड से संबंधित हो या अन्य जो भी आपको पहचान से संबंधित हो उनके नाम फिलअप कर लीजिए। उसके बाद में ये सभी डिटेल्स फिलअप करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने आपका जो एप्लीकेशन प्रीव्यू है वो आ जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, उसके बाद में आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। एक बार आप प्रीव्यू की प्रिंट निकाल दीजिए, उसके बाद में आप अच्छी तरह से उसे चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद आपको यह विश्वास होना जरूरी है कि मेरा एप्लीकेशन फॉर्म भरा गया है और सही है। उसके बाद ही आपको फाइनल सबमिट करना है। जैसे आप फाइनल सबमिट कर लेंगे तो उसके बाद आपका कुछ पेमेंट करने का ऑप्शंस आएगा, उसे आप पे कर लीजिए, जो आप अपने UPI से कर सकते हैं। तो उसके बाद आपका जो DV का एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह आपके दिमाग में जितने भी कंफ्यूजन से संबंधित जो सवाल थे उनका मैंने जो आंसर है वो इस वीडियो के माध्यम से मैंने शेयर किया। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।